Hey everyone, this is CS Harshadan Gaikwad from HGPA classes Pune. The CMA Foundation exams is to be conducted in a couple of days. कुछ ही दिनों में CMA Foundation के एग्जाम्स हैं and every CMA Foundation student is studying, revising, watching marathons. But boss, it all comes down to this one question. क्या आपने MCQ solve किया है क्या? And और वो भी important expected वाले हैं. Because if you have not solved enough MCQ, it might be a bit of difficulty. So to go away with all of this, in all these entire videos मैंने important expected MCQ questions किए. आपको PDF freely मिल जाएगा, आप जिस WhatsApp कर देंगे, वो जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है. अच्छा, इसमें करना क्या आपने को? I have taken 100 questions, okay? Now I'll give you a bit of insight. अभी आप इस टाइम पे अगर ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आपका पढ़ाई हो गया रहेगा, आप रिवाइज कर रहे हो, यू नीड दैट फिनिशिंग टच कि यार ये थंबनेल देगा कुछ तो इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. जितने भी क्वेश्चन है सबके सब इंपॉर्टेंट है. सर ओके सर, क्वेश्चन है कहां से, मतलब व्हाट एग्जैक्टली यू हैव कंपाइल्ड. ओके, आई टेल यू दैट आल्सो, पे अटेंशन प्लीज. तो भैया सबसे पहले आपका मॉडल टेस्ट पेपर लिया है मैंने, जो आई थिंक तुमने अभी तक किया रहेगा, बट आपको एक ही चीज में सबको मिल जाएगा, वो भी चैप्टर वाइज. सेकेंड, आपके पोस्टल पेपर. सर ये पोस्टल पेपर क्या होता है, ये तो हमको पता भी नहीं है. पोस्टल पेपर्स भी आपके इंस्टीट्यूट पे अवेलेबल है, वो भी इसमें मैंने कंपाइल किया है. उसके बाद आपके बिट्स वाले क्वेश्चंस. नाउ देयर इज अ बिट्स क्वेश्चनरीज, इट्स वेरी ओल्ड बेसिकली, बट स्टिल या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ यूनिक क्वेश्चंस है उसमें. इसके पहले एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आए बिट्स वाले क्वेश्चंस में, तो वो भी मैंने इसमें कंपाइल किए. ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो मॉड्यूल है, जो नया वाला 2022 सिलेबस का, उसके जो एमसीक्यूज है वो भी इसमें कंपाइल किए हैं. तो बॉस आपको अगर कुछ एक चीज में ही सब कुछ चाहिए, then this PDF is going to help you. Now, if you're watching this video, इसमें सिर्फ अपन टिक नहीं करने वाले. हाँ सर, आपने कुछ ये MCQ पढ़ा और क्या हो गया, आपने टिक मार्क किया, आप आगे चले गए. नहीं बॉस, 100 MCQ questions. Remember, इसमें से there will be a few questions which will be coming in your examinations. Okay? कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा. अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं हुआ है, ये पूरा 100 क्वेश्चन चेक करेंगे, आप देखेंगे वीडियो, आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी दिमाग में जाएगा, प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू भी आपके दिमाग में जाएगा. आर बी रेडी फॉर दिस? पे अटेंशन. और हाँ, आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे, सेम सेल ऑफ गुड्स एक्ट का भी मिल जाएगा, नेगोशिएबल का भी मिल जाएगा, एंड ऑल्सो योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड योर कम्युनिकेशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम विल किक स्टार्ट दिस. ओके, 100 क्वेश्चंस. ओके, चलो. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज द वन. सर 4 ऑप्शन दिए हुए. सर 1 मिनट रुको भाई. सर ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस है, सुनो मेरी बात, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस है कि जो सर कंफ्यूजिंग है. मतलब एक पोस्टल में आंसर अलग दिया है, वो मॉड्यूल में आंसर अलग दिया है, वो बिट्स में आंसर अलग दिया है, तो ये भी मैंने क्वेश्चंस लिए. इफ यू हैव स्टडीड इनफ, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग. ऐसे क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल इन्विटेशन टू ऑफर वाले कुछ क्वेश्चंस है कि सर आंसर मैच नहीं हो रहा है यार, कुछ अलग ही लग रहा है, ये मैंने यहां पे क्लियर किया है. सेकंड, एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा हो सकता है कि सर ओ माय गॉड, ये एबीसीडी में सर 2 वाले क्वेश्चन है, वो दोनों भी सही लग रहे हैं मुझे, तो क्या करें? तो आपको वही टिक करना है जो सबसे करीब है, जो सबसे डिटेल्ड वाला है. मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लिए जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा कि टिक क्या करो अभी इसमें, तो जो सबसे नजदीक वाला है वो आपको टिक करना है. ओके, सो ऑल दिस इज अ डिस्क्लेमर बिफोर आई स्टार्ट दिस. नाउ पे अटेंशन. सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज द वन. तो सबसे पहले वो ऑप्शन छोड़ो, इसका मतलब क्या बताओ. सेक्शन 2 क्लॉज आई. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कंसेंट है, वो कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, सिर्फ 4 ही पार्ट बताए मैंने, अगर इससे आपका कंसेंट लिया गया है तो भाई साहब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है. और जिसका लिया गया है उस पार्टी को अपन बोलते हैं अग्रीव्ड पार्टी. क्या बोलते हैं अपन भैया? अग्रीव्ड पार्टी, ऑल्सो कॉल्ड एज इंजर्ड पार्टी. इसको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं लॉ के हिसाब से कि बॉस आप एक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करो और एक तो आप आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और जाके कोर्ट के पास बोलो कि भाई इसने मेरा जो कंसेंट है वो कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से हासिल किया है. सर 1 मिनट, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट, मुझे बताओ, कैंसिल करता तो आपने बोला कोर्ट का रास्ता, बट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड बनेगा? जी हाँ, वो आंसर वही है और वही यहां पे आंसर दिया है. अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट अवॉइडेड. इसका ही मतलब है कि उसने भैया कौन सा ऑप्शन चूज किया है? कंटिन्यू वाला. ध्यान है? चलो नेक्स्ट. द डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल एंड द प्रपोजल इज. ओ माई गॉड सर, कैसा क्वेश्चन है ये? आपके एमटीवी वाले क्वेश्चन है, बट लॉजिक सुनेंगे आप, बिकॉज इंस्टीट्यूट कभी भी यू घुमा सकती है.
ओके लॉजिक सुनो, सिर्फ वो टिक मार्क में मत देखो, हाँ सर ABCD आप ये टिक नहीं, रट्टा मारने का नहीं है आपको। और लॉजिक सुनो, कंसेप्ट सुनो क्या है, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल एंड अ प्रपोजल। सर पहले एक काम करेंगे, सेक्शन से बात करेंगे अपन। चलो प्रपोजल का सेक्शन क्या है सर, सेक्शन 2 क्लॉज ए, बोले तो ऑफर। ओके प्रॉमिस का सेक्शन अलग है भैया, प्रॉमिस का है 2 क्लॉज बी। यहां पे क्या दिया देखो सर, नो डिफरेंस एट ऑल, ऐसा कैसा, दोनों में डिफरेंस है सर। एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल क्या है और प्रपोजल क्या है, प्रपोजल मतलब ऑफर होता है एक, दैट अ प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस as soon as the party to whom it is made accepts it, but an advertisement does not। सर ये बहुत चकाचक आंसर लग रहा है हमको। सर जब भी एक प्रपोजल अपन जब एक्सेप्ट करेंगे तो सामने वाले से एक प्रॉमिस बन जाएगा। मुझे बताओ, a proposal when accepted becomes a dash promise, that's it। so this is your answer। ये नीचे का पढ़ने का भी जरूरत नहीं है तुमको, क्या है, every case will be viewed according to circumstances, पंचट, ये भी पंचट। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3, oh my god, very important question, very important question। now I'll tell you why this is important, pay attention। in a book depot, a catalog of books enlisting the price of each book and specifying the place where the particular book is available is dash 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 dash। सर ये हमने क्वेश्चन वो इजी है, इन्विटेशन टू ऑफर इसका आंसर है। बॉस दो कंसेप्ट है, एक ऑफर और एक इन्विटेशन टू ऑफर। सर एक मिनट, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे और भी कंसेप्ट डाला है अभी, वो क्या डाला है सर, ये वाला डाला, देखो ये वाला, इन्विटेशन टू विजिट द वर्कशॉप। सर ये कंसेप्ट कहां पे, ये कंसेप्ट तो बुक में भी नहीं है सर। अभी सर इसका मतलब क्या सुनो, अभी आपको मजा आएगा। नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। सर ऑफर एक विलिंगनेस होता है। If I am giving an offer to somebody, it's my willingness to do something or not to do something। But अगर मैं invitation to offer दे रहा हूं, उसका मतलब क्या है कि भाई मैं सिर्फ उसको बुला रहा हूं, किसके लिए, अरे ऑफर देने के लिए, मैं निगोशिएट करने को भी रेडी हूं वहां पे। तो आपको बहुत सारे वो एग्जांपल्स दिख जाएंगे, और गुड्स केप्ट एट द शॉप, उसके बाद आपका ऑक्शन, कैटलॉग, कोटेशन, ये सब कौन से एग्जांपल दिए मैंने, इन्विटेशन टू ऑफर के। अरे ऑक्शन में वही होता है ना भैया, हम बुलाते हैं बिडर्स को और फिर बोलते हैं कि आपका क्या ऑफर है। बट एक मिनट सर, अगर आप इतना ही बोल रहे हो तो ये तो बहुत क्लियर कट आंसर हो गया ना फिर। इन अ बुक डेपो अ कैटलॉग ऑफ बुक्स एंड लिस्टिंग द प्राइस ऑफ ईच बुक। ओके एक मिनट, अगर यहां तक वो क्वेश्चन रहता ना, मेरी बात सुनो क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर यहां तक वो क्वेश्चन होता, अगर एक कैटलॉग रखा है, लेट अस से, अब ये इसका प्रिंटेड कॉपी है, ठीक है, ये कैटलॉग है राइट। अब ये कैटलॉग पे मैंने प्राइसेस डाले, मुझे बताओ अगर मैंने कैटलॉग पे प्राइसेस डाले जस्ट फॉर माय कस्टमर से टेक, जब एक कस्टमर आएगा भाई मैं नेगोशिएट कर सकता हूं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन्विटेशन टू ऑफर है कैटलॉग का मतलब, हाँ जी सर ये तो मॉड्यूल में भी लिखा है, मॉड्यूल में क्लियर कर एग्जांपल भी लिखा है उन लोगों ने कि कैटलॉग बोले तो व्हाट, इट इज इन्विटेशन टू ऑफर, बिकॉज ये प्राइस लिस्ट यहां पे रखा है मैंने, आई जस्ट केप्ट इट ओवर देयर, लेट द कस्टमर्स कम, वो देखेंगे प्राइस, फिर आके बोलेंगे कि भाई मैं इतना कर रहा हूं, उतना कर रहा हूं, मुझे इतना क्वांटिटी है, क्या नेगोशिएट कर रहे हो आप, हाँ सर ये इन्विटेशन टू ऑफर हो गया। एक मिनट सर, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ये वाला ऑप्शन है, ऊपर वाला क्या है, ये इन्विटेशन टू ऑफर। सर फिर इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आंसर ये है, सुनो अभी मेरी बात, इन्विटेशन टू विजिट द वर्कशॉप। सर कैसा पॉसिबल है सर, हाउ, बिकॉज क्वेश्चन वहां तक रुका नहीं है, आगे भी कुछ लिखा है उन लोगों ने, एंड स्पेसिफाइंग द प्लेस वेयर द पर्टिकुलर बुक इज अवेलेबल। यू माइट टेक इन्विटेशन टू ऑफर, बट रिमेंबर वन थिंग, इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब इतना ही होता है कि भाई कैटलॉग रखा है प्राइस लिस्ट के साथ, फिनिश। बट दे हैव आल्सो टोल्ड यू व्हाट, they have also told you specifying the place where the particular book is available, और उसका आंसर क्या रहेगा, it is an invitation to visit the workshop or that bookshop। Are you understanding this? मैंने इसका डिक्टो क्वेश्चन लिया, दिखाओगे आपको मैं एक दो मिनट दिखाता हूं। I have taken a same question where the answer is different। wait मैं आपको अभी वो करता हूं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर मिल गया क्या, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ऊपर वाला क्वेश्चन 81, अभी खत्म करेंगे। सी द डिफरेंस ऑफ द क्वेश्चन एंड सी द आंसर्स का ऑप्शन, पे अटेंशन प्लीज, आपके ही पूरे मॉड्यूल्स का ही यहाँ पे है।
What can a catalog of books listing price of each book and specifying the place where the listed books are available as termed as? तो वही आंसर हो गया ना, an invitation to visit the bookshop. देखो कहां पे है, क्या यहाँ पे ऑफर, ये तो नहीं है, ऑब्लिगेशन तो हो नहीं, इन्विटेशन टू ऑफर है, एंड प्रॉमिस टू मेक अवेलेबल द बुक्स एट द लिस्टेड, इसमें वो ऑप्शन नहीं है, कौन सा, इन्विटेशन टू विजिट द बुक शॉप, इसमें कौन सा ऑप्शन है, इन्विटेशन टू ऑफर, तो इसमें ये टिक करेंगे। अगर वो दोनों ऑप्शन दिए, इन्विटेशन टू ऑफर भी दिए, इन्विटेशन टू विजिट द बुक शॉप भी दिया, आप कौन सा टिक करेंगे, इन्विटेशन टू विजिट द बुक शॉप। और ये तभी करेंगे जब उन लोगों ने स्पेसिफाई किया है प्लेस वगैरह। अगर सिर्फ इतना ही लिखा है, कैटलॉग रखा है, प्राइस है, लिस्ट है, भाई इन्विटेशन टू ऑफर उसका आंसर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग बॉस? पे अटेंशन, पे अटेंशन। चल ओके ओके ओके, तो थोड़ा बहुत दिमाग में जा रहा है, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। अरे तुम सिर्फ इतना करो रे बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ दीज क्वेश्चंस आर देयर like in your module also, but remember understand logic boss, okay? चलो ये वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन, a catalog of the goods of a company for sale dash a series of offers but only an invitation for offer। बहुत सिंपल है, a catalog of the goods of offer for sale is not a series of offer। वही तो किया ना अपन ने, भाई वो सीरीज का ऑफर नहीं है, it is only what, invitation to offer का, ये वाला आपका आंसर है, ठीक है। an offer does not lapse if, जब भी क्वेश्चन आता है आप शांति से take a deep breath and then start to solve the answer, okay? Remember, so यहाँ पे क्या लिखा है, an offer does not lapse if। बहुत जन को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, because see remember one thing, आप मुझे बताएंगे ऑफर लैप्स कब होता है रे सर? बहुत सिंपल है, ऑफर लैप्स कब होता है, जब ऑफर ही मर गया, वो मर गया, ठीक है। द ऑफर डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस, इफ द ऑफर डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस, मैं यहाँ पे लिखूं क्या, ये लैप्स हो जाता है। यस सर, यस बराबर है सर। द ऑफर है वो सामने वाला ही मर गया, तो कोई बात नहीं भाई, ये तो क्या हो गया, लैप्स ही हो गया ना बॉस, लैप्स। एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द ऑफरी इन इग्नोरेंस ऑफ द डेथ ऑफ द ऑफरर। ये अच्छा पॉइंट है, सुनो सुनो सुनो, मैंने एक ऑफर को एक्सेप्ट किया है और पर मुझे ये पता नहीं है कि सामने वाला मर गया है, ये मेरा गलती, मुझे नहीं पता था बॉस, आई हैड नो आइडिया। सो कहना इसे कि ये लैप्स हुआ है, नहीं लैप्स नहीं हुआ है बॉस। बट लास्ट ऑप्शन क्या है, देखो, I accepted, acceptance is made by the offeree with the knowledge, अरे मुझे पता था वो मर गया है, अरे फिर भी मैंने वो क्या किया, एक्सेप्ट किया, अरे कैसा होगा भाई, इसमें क्या होने, इसमें भी क्या होने वाला है, लैप्स होने वाला है। तो एक ही चीज में लैप्स नहीं होगा जहां पे तुमको पता नहीं है, इट्स अ वेरी जेन्युइन फैक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज योर आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ऑन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, दिस वन, A telephonic acceptance is complete when the offer is, अरे बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। Spoken into telephone, heard but not understood, ये तो पहले बाहर गया, heard and understood, it received heard and understood by some person, by some person नहीं चलता, ये वाला आंसर है। आपको वो समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर कॉल ड्रॉप होता है, मेक श्योर कि तुम वापस फोन लगा रहे हो और एक दूसरे को वो टर्म्स अंडरस्टैंड हो रहे हैं, समझ में आ रहा है कि आपको? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, with regard to contractual capacity of a person of unsound mind, which one of the following is most approved? पहले एक्सप्लेन करता हूं, ओके। पर्सन डिस्क्वालिफाइड में आता है, ये क्या ना, अनसाउंड पर्सन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, सर प्राइमा फेसी उसका आंसर नहीं है सर, कैसा पॉसिबल है सर, माइनर, अनसाउंड माइंड, ये अपना एलियन एनिमी, कॉन्विक्ट, फॉरेन डिप्लोमैट, फॉरेन सोवेनियर्स, कॉर्पोरेशन, ये सब डिस्क्वालिफाइड पर्सन है। सो आप ऐसा कैसा बोल रहे हो? बट can an unsound person enter into a contract when he is of sound mind? Oh my god, yes, the answer is right। जब वो साउंड माइंड का होता है, 1-2 घंटे के लिए उसमें उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, चलेगा क्या? हाँ सर चलेगा। ड्रंकर पर्सन का एग्जांपल देखो, a person of unsound mind can never enter into contract, भाई गलत है, नेवर कैसे बोल सकते हो आप, वो कभी तो कर सकता है ना। a person of unsound mind can enter into a contract, ए भाई इसके लिए भी एक्सेप्शन है। a person who is usually of unsound mind can contract when he is at the time of entering into a contract of sound mind। डी देखो भी मत, सी परफेक्ट आंसर है आपका, समझ में आ रहा है? चलो, while obtaining the consent of the promisee, keeping silence by the promiser when he has a duty to speak about the material fact amount to consent obtained by। 17 पे खतरा बोले तो फ्रॉड, फ्रॉड में बोला है कि भाई अगर जहां पे आपको बोलने का है आप चुपचाप बैठे तो ये फ्रॉड माना जाएगा, बिकॉज तुम कुछ चीजें छुपा रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? और सेक्शन याद कैसे रखने का फ्रॉड का, अगर पूछा तो उन लोगों ने 17 पे खतरा, 17 पे खतरा, भाई ऐसे आपको मेमोरी टेक्निक्स करके करना पड़ेगा भाई। चलो चलो चलो, एक नंबर। नेक्स्ट, अ थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड इफ हिज वाइफ डिड नॉट एग्जीक्यूट अ सेल डीड
द वाइफ एग्जीक्यूटिव सैलरी, अरे भाई सेक्शन नंबर कौन सा है भाई? 15। आपको आइडिया बोलोगे? एक आइडिया, आइडिया सुनो, CUFMM, क्या है ये? क्या है ये सर? सुनो, 15, 16, 17, 18 और ये 20, सर 19 कहां पे गया? वो सुनो, ये है क्या ये? दिस इज कोर्शन, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या है? ये मिस्टेक है। सुनो ध्यान दो, अभी इसके सेक्शन नंबर ये 15, 16, 17, 18, 19 के है। 19 में ये लिखा है उन लोगों ने, अगर ये चारों चीज होता है, अगर आपका कंसेंट इन चारों से पाया गया है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको वॉइडेबल बोला जाएगा। द इफेक्ट ऑफ द अबव 4 विल बी व्हाट? वॉइडेबल। अगर भैया मिस इससे होता है तो उसको वॉइड बोलते हैं। उसको उस कोने में ही रखा है कि भाई तू वहां पे ही सही है, तू यहां पे मत आ, बाउंड्री के उस पार ही रहे, तू बाउंड्री के इस पार आ गया तो भाई ये वॉइडेबल में आएगा, तो वॉइडेबल में आ नहीं सकता। समझ में आ रहा है आपको? अभी मुझे एक बताएंगे मुझे, ये जो कमिटिंग सुसाइड है वो किसमें आता है? ये इसमें आता है, कोर्शन में, सेक्शन 50 में क्लियर कर लिखा है, और थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड इज व्हाट? अ कोर्शन। तो इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर क्या है? अवॉइडेबल ड्यू टू कोर्शन। चला अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज विटिएटेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इज डिक्लेयर्ड एज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग्स बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा मुझे एक चीज बताएंगे, अगर वो पहले 4 चीज होती है तो क्या माना जाता है? सर वॉइडेबल माना जाता है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, कुछ चीज छुपाना, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, आपने कुछ दावे किए हैं, कुछ प्रोमिसेस किए पर वो कभी परफॉर्म नहीं करने वाले। सो हमको लगता है ये पहले 2 तो 100% फ्रॉड है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कम्युनिकेट, ये तो ब्रीच का बात चालू है। इंड्यूसिंग मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, मतलब आपको सब्जेक्ट मैटर ही समझ में नहीं आ रहा है या आप सामने को इतना जोर से कन्विंस कर रहे हो वो समझने के लिए। विच ऑफ द अबव अमाउंट्स टू फ्रॉड? सर 1 and 2 100% क्या है? फ्रॉड है। फैक्टर्स बिटवीन कंसेंट आर, अरे ये बहुत बड़ी पॉइंट है सर, इसमें भी अभी पहले 4 पार्ट आने वाले हैं क्या? नहीं, अभी यहां पे कंसेंट का बात चलो, यहां पे वॉइडेबल का बात नहीं चालू। वॉइडेबल में पहले 4 पार्ट आते हैं, जब कंसेंट का बात आता है तो उसमें 5 चीजें आती है, कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। आंसर क्या आपका? ऑल ऑफ द अबव। मिसरिप्रेजेंट सेक्शन नंबर क्या है? 18। अरे मिसरिप्रेजेंटेशन इज समथिंग विदाउट एनी इंटेंशन, इनोसेंट चीज कुछ किया है आपने। अनवारंटेड स्टेटमेंट मतलब असर्शन, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एनी इंटेंशन, इनोसेंट मिस्टेक। आपका आंसर क्या है भैया? ऑल ऑफ द अबव। ओके सर। इफ अ पार्टी स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन, सर फिड्यूशियरी का मतलब क्या वो पहले बताओ, बहुत हैवी वर्ड लग रहा है हमको ये। अरे भरोसे का रिलेशन, ट्रस्टवर्दी, अ सीएमए एंड द क्लाइंट शेयर्स व्हाट रिलेशन? अरे फिड्यूशियरी, तुमको पता था उसका ब्लैक मनी कहां पे है, तुमने उसके ऊपर डोमिनेंसी करने का कोशिश किया कि तू पैसा पे करता है क्या, नहीं तो मैं सबको जाके बोल देंगे कि तेरा ब्लैक मनी कहां पे है। व्हाट इज दिस? अ फिड्यूशियरी रिलेशन। सो यू टेल मी, इन अ फिड्यूशियरी कैन ही डोमिनेट द विल ऑफ अदर? हाँ सर, हो सकता है। अरे वकील और उसका क्लाइंट, सॉलिसिटेड क्लाइंट, समझ में आ रहा है? मास्टर सर्वेंट, अंडर इन्फ्लुएंस। A person is deemed to be in a position to dominate the will, कभी हो सकता है सर जब उसके ऊपर कुछ अथॉरिटी है, holds real and apparent authority, सर ये तो आएगा उसमें 100% आएगा सर। उसके बाद stands in fiduciary, सर ये भी आएगा। आंसर क्या है? both A and B। Which of the following are types of quasi contract? अरे बहुत बढ़िया, quasi का मतलब क्या होता है? सर it resembles a contract, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं है बट वो डिक्टो सेम टू सेम। अरे लॉ बोल रहा है कि ये तुझे करना पड़ेगा वो। सो इसमें क्या है? पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स एंड मनी पेड बाय मिस्टेक ऑन द कोर्शन, नन ऑफ द। अरे सर लगता है ऑप्शन में ही कुछ गलती है। हाँ गलती है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सब एक्सप्लेन करेंगे ये बात क्या है। और आपका ध्यान है तो ध्यान दो, मतलब मजा आएगा आपको। सर पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, अब इसका मतलब क्या है वो पहले बताओ। मैं आपको तीनों को एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले मैं 16(9) का एग्जांपल देता हूं आपको। देयर वाज वन फैमिली जो टेनेंट पे रहते थे, मतलब दे वर स्टेइंग ऑन रेंटेड फ्लैट। ओके, 2 BHK फ्लैट था। फैमिली के साथ वो रह रहा था। अभी प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि कुछ कॉरपोरेशन के लोग आ गए रात को और बोले कि भाई घर अभी के अभी खाली कर, तू घर अभी के अभी खाली कर। तो वो बेचारा बोलता है यार, वो टेनेंट बोलता है यार मैंने क्या गलत किया है, मैं तो भाड़ा भी पे कर रहा हूं,
मतलब तूने कुछ किया नहीं है, तेरा जो मालिक है ना, तेरा जो ओनर है, उसने प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया, घर फाड़ा। प्रॉपर्टी टैक्स कौन पे करता है सर? ओनर पे करता है। तो ये बेचारा बोला यार अरे तो मुझे क्यों तंग कर रहे हैं, फिर मैंने सब कुछ पे किया है। बोलता है कुछ नहीं मालूम, अब भी क्या, अभी घर खाली कर। तो बोलता है यार सर फैमिली वगैरह है यार, क्या आप रात को बोल रहे हो? तो कितना है बोलता है वो प्रॉपर्टी टैक्स? तो वो बोलता है प्रॉपर्टी टैक्स है 10,000 रुपया। तो कोई बात नहीं, मैं पे करता हूं उसके बिहाफ पे। कॉर्पोरेशन वाले बोले हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तू पे कर वो पे कर, हमको पैसा चाहिए। तो ये 10,000 रुपीज टेनेंट पे करता है किसको? कॉर्पोरेशन को। अभी आप मुझे बताओ, जब सुबह नेक्स्ट डे अपना ये मालिक जब इसके घर पे आएगा चाय पीने के लिए, तो आपको लगता नहीं कि यार ये टेनेंट उससे पैसा मांगेगा? ऑब्वियसली मांगेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है क्या? कहां पे नहीं लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट में इतना ही लिखा है आपको 5 तारीख को भाड़ा पे करना है, घर खाली होने के बाद डिपॉजिट मिलेगा, खिला ठोकने का नहीं, ये सब कुछ लिखा है, ये पॉइंट लिखा नहीं है। बट लॉ आपके ऊपर क्या करेगा? एक प्रेशर डालेगा, अभी आपको पैसा पे करना पड़ेगा। ये किसको बोल रहा है? ओनर को बोल रहा है। एंड व्हाई दिस पॉइंट इज कमिंग ओवर हियर? बिकॉज दैट टेनेंट वाज व्हाट पर्सन? बॉस, इंटरेस्टेड पर्सन। समझ में आ रहा है? इसका एग्जांपल हो गया। फाइंडर ऑफ गुड्स बहुत इजी है। जाते जाते आपको क्या मिल गया? एक डायमंड मिल गया। डायमंड मिल गया आपको, आप बहुत खुश हो गए। डायमंड मिलने के बाद आप समझ के सोचा कि भाई इसका रियल ओनर कौन है। आपने जाके दुकान में पहुंचा, आपने जाके ऐड दिया, सब कुछ हो गया, पर वो नहीं मिला। अभी कायदा क्या बोलता है कि भाई आप उसके हकदार बन गए, यू आर द ओनर ऑफ दैट। ये कौन बोला? ये लॉ बोल रहा है। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर व्हाट? कोर्शन। मैंने मेरे बैचेस में, अगर आपने मेरे बैचेस देखे देंगे या मैथन देखे देंगे, उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था रणवीर सिंह वाला। तो उसमें ऐसा एग्जांपल लिया था मैंने, रणवीर सिंह गोज टू अ फार्मर। सिम्बा पिक्चर देखा ना, सिम्बा, सिम्बा में है सब कुछ। तो वो जाता है और उसको क्या बोलता है कि भाई पिस्तौल दिखाता है, और पिस्तौल दिखे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, मुझे तेरा प्लॉट हड़पना है। प्लॉट का वैल्यू कितना है पता है क्या? 10 करोड़ प्लॉट का वैल्यू है। रवि सिंह बोलता है मारते हुए उसके बंदूक रख के, अब भी क्या, अभी साइन मार तू और मैं तुझे 1 करोड़ रुपए देता हूं। फार्मर बोलता है यार 10 करोड़ का प्लॉट है भैया, तू 1 करोड़ क्या दे रहा है मुझे? बोला नहीं मुझे चाहिए। तो फार्मर के पास कुछ ऑप्शन नहीं है यार, उसने क्या कर दिया? साइन मारते यहाँ पे और ये प्लॉट इसके नाम पे कर दिया। अभी रणवीर सिंह ने फ्री में लिया नहीं, उसने पैसा दिया, उसको पैसा दिया। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं दिया, पैसा दिया। कितना दिया? 1 करोड़ दिया। अभी आप मुझे बताओ यार, फार्मर के पास जो ऊपर मैंने आपको बोला था ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, बिकॉज दिस इज कॉज्ड बाय कोerशन। 2 ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो कंटिन्यू नहीं तो कैंसिल। सर 1 मिनट, फार्मर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। वो गया कोर्ट में और क्या बोला? ये देख भाई ऐसा ऐसा कोerशन हुआ है एंड आई वांट माय प्लॉट बैक। कोर्ट पहले क्या बोलेगा? रणवीर सिंह को बोलेगा कि भाई तू यहाँ पे आ जा। रणवीर सिंह पहले क्या बोलेगा मालूम क्या? वो बाकी सब छोड़ो, मुझे पहला मेरा 1 करोड़ वापस दो, आई वांट दैट मनी बैक। एंड दैट इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट? मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर व्हाट? कोerशन। फार्मर को पैसा उसको वापस देना पड़ेगा। तो आंसर इज व्हाट? ऑल ऑफ द अबव। ओके चलो। हाउ डज श्योरिटी डिस्चार्ज? गारंटर का पॉइंट है, गारंटी वाला। सर बाय रिवोकेशन, बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, तो इट इज आंसर व्हाट? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, वो ऑप्शन रिपीट हो गया वहां पे। नेक्स्ट, व्हाइल ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर कीपिंग साइलेंस। प्रोमिसर, वो सेम क्वेश्चन है, मतलब जहां पे आपको बात करना था वहां पे आप चुपचाप बैठे, उसका आंसर क्या है? फ्रॉड। नेक्स्ट, इन अ बुक डेपो, ये वापस आंसर आ गया। अभी आपको इसका आंसर पता है, इन्विटेशन विद बुक शॉप। ओके, द क्वेश्चन रिपीट इसलिए हुआ है ताकि मुझे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एमटीपी लास्ट वाले में, अभी वाले में कुछ फ्यू क्वेश्चन सेम है। ओके, नेक्स्ट, बढ़िया वाला आंसर है। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग फॉर एन एट अ कॉन्सर्ट ऑफ ₹6,000। सर यहाँ पे 2 व्यक्ति दिख रहे हैं हमको, एक एम है और एक एन है। अभी एम कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग टू एन, ये कौन है बाबा? एम है सिंगर, ठीक है। और कितने वो फिक्स हो गया? 6,000, कॉन्सर्ट भी 6,000 विच आर पेड इन एडवांस। एडवांस में पैसा मिल भी गया उसको, एन ने इसको पैसा पे भी किया। अभी जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन एम क्या हो गया? इल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट? अभी बेचारे एन ने क्या किया रहेगा? सबको बुलाया रहेगा कि ऐसा ऐसा एक बहुत बड़ा हस्ती आ रहा है, सिंगर है, अभी आप सब लोग आ जाओ, बुकिंग भी हो गए रहेंगे। अभी उस दिन ये वो क्या हो गया? इल हो गया। एम इज बाउंड टू मेक कॉम्पेंसेशन, M is not bound to make the compensation to N for the loss of profit which N would have made if M had been able to sing, but must refund N rupees how much? 6,000। मुझे एक बताओ यार, एक सिंपल जनरल नॉलेज, अभी वो इल है, उसने कुछ डेलिबरेटली किया है क्या? पर्पसफुली किया है क्या? नहीं सर, नहीं सर। सर अभी वो हो गया इल, अभी क्या कर सकते हैं उसमें? तो एक सिंपल चीज है यार, कॉम्पेंसेशन तो नहीं देगा, बट एक चीज उसको देना पड़ेगा वापस, और वो क्या है? रिफंड ऑफ 6,000 जो उसने ऑलरेडी लिए। आंसर इज व्हाट? नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 21st वाला।
A person contracted to deliver part of specific crop of potatoes. The potatoes were destroyed by blight through no follow part. अरे मतलब कुछ पेस्टिसाइड लग गए, उसकी वजह से वो खराब हो गया. तो मुझे बताओ ये क्या है? void. गलती पार्टी का है क्या? नहीं सर, पार्टी गलती थोड़ी है वो. नेक्स्ट वही सेम आंसर है इसका भी. हाँ ये वाला भी बहुत बार रिपीट हुआ है 23 वाला. A paid ₹500 to a government servant to get him a contract for the canteen. Bribe दिया उसको. The government servant could not get the contract. Can A recover 500 paid by him? मतलब पैसा देने के बावजूद भी उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला. बहुत बड़ा जोक हो गया. बट अब इसमें एक है वो वापस जा रहा है उसके पास कि पैसा वापस दे. अरे कैसा पॉसिबल है? ये ब्लैक मनी है. तो इसका मुझे एक बताएंगे इसमें कौन सा है? द आंसर इज व्हाट? नो, द अग्रीमेंट इज व्हाट? void. अपोज टू पब्लिक पॉलिसी यार. नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया ये वाला 24. Rajiv entered into a contract with Lata to marry her on a fixed date. However, before the marriage date, Rajiv went mad. और बाप रे, शादी के पहले ही वो पागल हो गया. With reference to Indian Contract Act, which is the valid response? Sir, contract becomes what? Void हो गया ये contract. ठीक है? अभी जानबूझ के थोड़ी पागल हो गया वो यार. He became mad. Okay, it's a natural consequence of something. So the contract will become what? Void. Next, goods displayed in a shop. Obviously, this is what? Invitation to offer. Simple. Next. A contract which is dictated by undue influence. मैंने आपको पहले बोला CUFM. आंसर क्या है आपका? voidable. X promises to supply Y 1 तोला of gold bought from the sun. अरे कैसा पॉसिबल है रे? कैसा पॉसिबल? तू कैसा जाएगा रे सन के पास? ये सब कौन से है? ये void है. अब ये वही है. A promise to be a certain employment. वो अपना पैसा वाला कि वो गवर्नमेंट के पास जाता है, उसको जॉब मांगता है. ये आंसर क्या होने वाला है? देखो. So B gets a job through A but refuses to pay the money. अब इसमें ऐसा दिखाया उन लोगों ने कि A promises B to obtain an employment to him in a public office. और B इसको क्या बोलता है पता है क्या? मैं तुझे 2000 रुपए दूंगा अगर तू जॉब देगा. जॉब तो मिल गया उसको, पर B पलट गया. B बोला मैं आपको पैसा देगा नहीं अभी, जा तू, जॉब मिल गया मुझे. तो मुझे एक बताओ, कैन A recover this money? And the answer is what? No. वो कुछ नहीं कर सकता because what? This is what? Opposed to public policy. Void है ये सब कुछ. A Hindu already married with a living wife S entered into a marriage agreement with a widow of 30 years of age. अरे भैया तू ऑलरेडी शादीशुदा है. हिंदू लॉ प्रोहिबिट करता है कि एक पॉइंट पे 2 शादियां. तो इसका आंसर क्या है? So void because of being forbidden by law. Next, a contractor entered into agreement with government to construct a godown and receive advance payments for the same. He did not complete the work and the government terminated the contract. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देंगे प्लीज. अब इसमें वो क्या है? A contractor entered into an agreement with the government to construct a godown and receive the advance payments for the same. Okay. He did not complete the work and the government terminated it. अरे भैया उसने ब्रीच किया है. तो ब्रीच में मुझे एक बताएंगे, क्या सरकार डैमेज क्लेम करेगा? जी सर. क्या वो एडवांस रिकवर कर पाएगा? जी सर. अभी मुझे बता आंसर क्या है इसका? बोथ A and B. नेक्स्ट, ये वाला अपना जस्ट किया है, जस्ट किया अपने कौन सा सिंह वाला, ये भी अपने किया है 32 वाला. दिस ऑल्सो वी हैव डन. ये देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चंस. हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे प्लीज. A borrows from B ₹500 to bet with C. अरे बाप रे, उधार लिया. उधार किसके लिए लिया? नॉट जस्ट बिकॉज उसका नेसेसिटी था, उधार इसलिए लिया कि उसको जाके क्या करना था? बेटिंग करना था. कैन बी रिकवर द अमाउंट ऑफ हिज लोन? कैसा पॉसिबल है रे? यू टेल मी वन थिंग, अगर आपको पता है कि आप पैसा किसके लिए दे रहे हो, उसका मकसद क्या? उसका मकसद क्या था? अरे बेटिंग था. तो क्या वो रिकवर कर पाओगे? ऐसा नहीं है, वॉइड है. द अग्रीमेंट कहां पे है? द अग्रीमेंट इज wagering and it falls under 23 and hence it is void. Next, चलो ये भी वही है. B borrows 5,000 from B to purchase what? A revolver to shoot C. और बाप रे क्या बात किया कि A ने बोरो किया कितना? 5,000 from किससे? B से. और किसके लिए बोरो किया है? रिवॉल्वर के लिए. और किसको मारने के लिए? C. कैन बी रिकवर इज लोन ऑफ 5,000? कैसा पॉसिबल सर? ये सब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है सर, वॉइड है सब कुछ है. दिस. नेक्स्ट, अरे यार बहुत 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 भारी क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन है. टॉप क्वेश्चन सुनो अभी. A and B agree that the law of limitation shall not apply to them. एक मिनट सर, इसका मतलब क्या हुआ पहले बताओ. ये लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है? हमको तो नहीं है सिलेबस में. लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब ये होता है, लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसको पैसा दिया रहेगा, वो भी किस पे? उधार पे दिया रहेगा, ऑन क्रेडिट बेसिस. यू विल हैव टू रिकवर द मनी इन हाउ मेनी इयर्स? 3 years फ्रॉम वेयर? द मैच्योरिटी डेट. 3 साल के अंदर आपको पैसा रिकवरी करना पड़ेगा. नहीं तो वो क्या माना जाता है?
इट इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। आप नहीं रिकवर कर पाओगे, कोर्ट भी आपका मदद नहीं करेगा उसमें। अभी यहां पे क्या लिखा है देखो, एक दो व्यक्ति होते हैं, वो दो व्यक्ति खुद ही अग्री करते हैं कि भैया हम लोगों को लॉ ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं है। अ डेट बिकम्स टाइम बार एंड ए रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट कैन बी रिकवर द अमाउंट अंडर टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। अरे मुझे एक बताओ, अगर वो दोनों अग्री कर रहे हैं कि ये लॉ ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि 3 साल के बाद भी वो रिकवर कर सकता है। अरे मुझे एक बताओ, आपको पावर किसने दिया है कि लॉ को ही ओवररूल करने के लिए? आप लॉ को थोड़ी ओवररूल कर सकते हो, आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि ये लॉ हमको एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये किस पे जाने वाला है? वॉइड में। नेक्स्ट, ए एंड बी अग्री टू डील इन स्मगल गुड्स। यहां पे खत्म हो गया क्वेश्चन। टू शेयर द प्रॉफिट्स, ए रिफ्यूज टू गिव बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। मुझे एक बताओ, क्या आप पैसा मांग ले सकते हो क्या स्मगल गुड्स से? सो बी हैज नो रेमेडी एज द कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन हो गया अपना वो मैड वाला, ये भी क्वेश्चन हो गया बिकॉज सेम क्वेश्चन है। ये भी हो गया अपना क्वेश्चन एम्प्लॉयमेंट वाला। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही फालतू है, मतलब उसका लॉजिक ही नहीं है, इसलिए उसका आंसर भी वही है। ए प्रॉमिस टू मैरी बी, ओके, एंड नो वन एल्स। मैं शादी करूंगा, सिर्फ तुझसे ही शादी करूंगा और किसी शादी नहीं करूंगा, ऐसा ये नहीं बोला है। एंड प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹5,000 in addition to what he gets from the other party if he marries somebody else। मैं आपसे ही शादी करूंगा और मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा अगर, सुनो, इन एडिशन टू व्हाट ही गेट्स फ्रॉम द अदर पार्टी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके मुझसे शादी कर रहा है तो वो जो पैसा वो मुझे दे रहा है वो भी मैं आपको ही दूंगा। सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। एक लड़की होती है सी इसको अप्रोच करती है, को ये शादी करना है मेरे से, मैं तुझे इतना पैसा दूंगी 10,000, तू उससे शादी मत कर। ए उस भावुक स्थिति में सख्त लौंडा है बट पिघल गया वो। अभी ए क्या करता है? ए सी से शादी करता है। अभी आपको इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, बी कैन गेट फ्रॉम ए हाउ मच। ये मुझे बताओ रे, इसका कुछ चलता क्या नहीं इंडिया में? ये मैं शादी करेगा पैसा भी दूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा पैसा नहीं, भाई ये नहीं चलता। एंड द आंसर इज व्हाट? ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको, नथिंग। वॉइड है ये क्या है? वॉइड। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए परचेज बीस बिजनेस ऑफ सेलिंग नेकटाइज इन दिल्ली, ए कैन रिस्ट्रेन। सर सबसे पहले आपके दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए क्या? सेक्शन 27 अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, उसमें 2 एक्सेप्शन थे, गुडविल वाला और पार्टनरशिप वाला। तो पहले वो हमको बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सुनो, अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि तेरा धंधा बंद कर, यू स्टॉप योर बिजनेस, डोंट डू इट ओवर हियर, आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज फॉर दिस, ये अलाउड नहीं है, ये वॉइड है। एवरीबडी हैज अ राइट टू डू देयर बिजनेस, यू कैन नॉट गो एंड टेल देम टू डू समथिंग एंड नॉट टू डू समथिंग। बट 2 एक्सेप्शन क्या आते हैं? अगर मैं किसी का नाम परचेस करता हूं, गुडविल परचेस करता हूं बहुत हैवी रकम देके, तो मैं उसको इतना तो बोल सकता हूं ना, यार एक काम कर, इतना पैसा दिया तुझे मैंने, इस लोकल एरिया में तो तू शायद से दूसरे को मत देइए। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी बास्किन रॉबिन्स एक फ्रेंचाइजी आइसक्रीम का, अगर मैं लेटर से पुणे में नवी पेट एरिया में अगर मैं वो क्या करता हूं, बास्किन रॉबिन्स का अगर ये लेता हूं फ्रेंचाइजी, तो मैं बास्किन को बोलूंगा ना कि भाई इस नवी पेट एरिया में और बाकी किसको मत दे। तो ऐसा होगा मैं तुझे 10 लाख रुपए देके बैठा हूं और तू उसी एरिया में दूसरे को और देके रखा, तो क्या मैं उसको रिस्ट्रेन कर सकता हूं? हाँ जी आप कर सकते हो, बट रिस्ट्रेन सिर्फ कहां पे चलता है? लोकल लिमिट में चलता है। ओके, यहां पे वही बोला है, ए कैन रिस्ट्रेन बी फ्रॉम व्हाट? डूइंग बिजनेस अगेन इन लाइफ। मैं ऐसा बोलूंगा क्या, तू जिंदगी में अभी किसको फ्रेंचाइज नहीं देगा? नहीं भाई, यहाँ पे क्या लिखे, तू जिंदगी में किसको नेक्टर नहीं भाई, वो धंधा करेगा बट तेरे इलाके में नहीं करेगा। तो उसका आंसर क्या है? डूइंग द बिजनेस, सेलिंग बिजनेस इन फॉर अ लिमिटेड पीरियड। आप उतना लगा सकते हो उसको रिस्ट्रेंट, ठीक है, दिल्ली में सिर्फ लगा सकते हो। हस्बैंड वाइफ का क्या होता है भाई? डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है, पता है आपको। नेक्स्ट, ए अग्रीज टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल। अरे भाई कौन सा ऑयल है वो तो लिख, ऑयल चाहिए ना अपने को, पैराशूट ऑयल है, हेयर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, समझ में आ रहा है क्या? वेजिटेबल ऑयल है। तो ये एग्रीमेंट क्या है भाई? ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है, बिकॉज इसमें कौन सा टर्म मिसिंग है? अनसर्टेनिटी। अरे सेक्शन 10 essential elements of valid contract, 2 पार्टी अग्रीमेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज, इसमें ये भी था, देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग,
द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म, देयर शुड बी अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये इसमें तो मिसिंग ही है, कौन सा, सर्टेनिटी वाला पॉइंट ध्यान देंगे। नेक्स्ट, अ वेजिंग अग्रीमेंट इन इंडिया डिक्लेयर बाय द कोर्ट एज व्हाट, सेक्शन नंबर क्या है वो पहले बताएंगे। सेक्शन नंबर क्या है 30। सर एक चीज, सर मुंबई में वेजरिंग जो है, वेजरिंग वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, वेजरिंग इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, बाकी सब में वो वॉइड है। सुनो, तो इसका आंसर क्या है सर, इट इज इलीगल ऑल्सो एंड वॉइड ऑल्सो। सुनो, इट इज इलीगल ऑल्सो एंड वॉइड ऑल्सो, बट HSC पॉइंट क्या अभी इसमें, इट इज नॉट इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस। अभी लोगों ने यहाँ पे लिखा नहीं है एग्जैक्टली क्या है, अभी यहाँ पे से उन्होंने क्या लिखा है, वेजरिंग। अभी वेजरिंग के कुछ एसेंशियल्स है, मतलब बेटिंग बेसिकली। तो आंसर ये हो सकता है बी वाला, पर इन्होंने यहाँ पे ये लिखा नहीं है क्या, कहां पे, बिकॉज बॉम्बे में इट इज इलीगल, बट अपार्ट फ्रॉम बॉम्बे इट इज व्हाट, void. That's why I've taken the first option, illegal and void. Okay. A contract to trade with an enemy is what, sir? Agreement opposed to public policy. To prove undue influence, the plaintiff has to prove that. Sir, undue influence किसमें आता है, सेक्शन नंबर 16। तो अगर मेरे ऊपर अगर undue influence हुआ है, मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि सामने वाले ने मेरे पे डोमिनेंसी दिखाया है और सामने वाले ने मेरा क्या उठाया है, अनफेयर एडवांटेज। सो सबसे ये भी दिखाना पड़ेगा और ये भी दिखाना पड़ेगा। आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इफ बोथ द पार्टी शो कॉन्ट्रैक्ट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्जेक्ट व्हिच इन फैक्ट इट डज नॉट एक्सिस्ट, इट इज व्हाट, वॉइड। अरे मैं एक सामने वाले को घोड़ा बेचने वाला था, फार्म हाउस में घोड़ा है मेरे, तो वो मैं इसको बेचने वाला था, जब मैं वहां पे गया वो घोड़ा ही मर गया था, तो ये मुझे भी नहीं पता था, उसको भी नहीं पता था, तो मुझे बता क्या वो मेरे पे केस ठोक सकता है? नहीं सर, ये क्या है, वॉइड है, बिकॉज यू बोथ पार्टीज डिड नॉट नो व्हाट द फैक्ट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर पता रहता तो वॉइडेबल हो जाता। हाँ, इजी है। फिड्यूशियरी का मतलब क्या है भाई, ही कैन डोमिनेट द विल ऑफ अंडर, सेक्शन नंबर 16। नेक्स्ट, फैक्टर्स बिटवीन कंसेंट अवॉर्ड, सर ऑल ऑफ द अबव चाहिए। नेक्स्ट, या ऑलरेडी क्वेश्चन हुए हैं आपने, अभी आप 51 से ध्यान देंगे। ये आपने कितने क्वेश्चन हुए सर, 50। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है वो सब के सब इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन नाउ। When a counter offer is given, सर एक मिनट, ये कहां पे आता है अभी, how many types of offer are there? सर जनरल ऑफर है, स्पेशल ऑफर है, काउंटर ऑफर है, क्रॉस ऑफर है और स्टैंडिंग ऑफर है। काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है, सर आपने कुछ ऑफर दिया, सामने वाला उसको काउंटर कर रहा है, निगोशिएशन, बार्गेनिंग। जो ओरिजिनल ऑफर क्या होता है, 8 लैप्सेस। मैंने आपको 10 का ऑफर दिया, आपने 8 का ऑफर दिया, तो 10 का ऑफर क्या हो गया, लैप्स हो गया, खत्म। नेक्स्ट, एन ऑफर और एक्सेप्टेंस बाय बोथ और बोथ मे बी वर्ड बाय व्हाट, सर ऑफर और एक्सेप्ट कैसे हो सकता है सर, आइदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट, इंप्लाइड ऑफर। कूली वाला एग्जांपल, कूली जब बैग उठाता है वो कुछ नहीं करता, वो नजर करता है, सर आपको भी लगता है हाँ, इसका मतलब क्या है, इंप्लाइड ऑफर है ये। सर मेंटल एक्सेप्टेंसेस, जाओ भी मन नीचे, क्या, अरे सामने वाले ने प्रपोजल मारा है, तुमने हाँ बोला, और कहां पे बोला, मुंह पे नहीं बोला, दिमाग में हाँ बोला है, अरे उसको कैसे समझ में आएगा तुम्हारा भावना क्या है, तुमको व्यक्त करना पड़ेगा, इच्छा बाहर आना पड़ेगा आपको, दैट इज व्हाट, नो एक्सेप्टेंस एट ऑल। नेक्स्ट, when the contract is perfectly valid in substance but which cannot be enforced because of some technical defect, इसको क्या बोला जाता है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। लॉजिक सुना इसका सर, एक मिनट सर, हमको ये लगता है कि void भी अनएनफोर्सेबल ही है, और आपने यहां पे बोला अनएनफोर्सेबल का मतलब क्या है, टेक्निकल डिफेक्ट लैक करता है। मतलब सुनो, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ राइटिंग मिसमैच हो रहा है, फोटोग्राफ यहाँ हुआ है, स्टैम्प नहीं लगाया है, या आपका जो ये है कॉन्ट्रैक्ट वो क्या हो गया है, बार्ड बाय लिमिटेशन हो गया है, ये टेक्निकल डिफेक्ट माने जाते हैं। तो इस टेक्निकल डिफेक्ट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो सेक्शन बताएंगे। सबसे पहले क्या है, 2 क्लॉज J। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, सिंपल वर्ड में बोलता हूं मैं, डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूं, वो सीज वाला सिंपल डेफिनेशन। और कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले क्या होता है सर, ये पहले वैलिड होता है, उसके बाद ऐसे कुछ इवेंट होते हैं, कुछ घटनाएं होती है जो आपके हाथ में नहीं है, और वो क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है। सर सबसे पहले एक एग्जांपल देंगे हम, और हाँ, ये इवेंट आपके पार्टी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। अगर आपके ही कंट्रोल में तो वॉइड नहीं माना जाएगा, वो ब्रीच माना जाएगा भैया, समझ में आ रहा है।
नेचुरल कैलामिटी, डेथ, ये सब इवेंट यहां पे आते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, उसके बाद क्या होता है, वॉइड। इज वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग, नहीं भाई वो वॉइड ऐप इनिशियो होता है, वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं उसको। इज वैलिड इन द बिगनिंग बट बिकम्स वॉइड लेटर ऑन, बराबर है क्या आंसर सर? यस यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफर? ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, बहुत भारी क्वेश्चन है रे, बहुत भारी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे प्लीज। इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। इन्विटेशन टू ऑफर नहीं पूछा, ऑफर पूछा है सर। मियर कोटेशन ऑफ टर्म, सर कोटेशन बोले तो इन्विटेशन टू ऑफर। अ कोटेशन ऑफ द लोएस्ट प्राइस, सर एक मिनट, ये भी इन्विटेशन टू ऑफर ही है। एडवर्टीजमेंट फॉर सेल फॉर ऑक्शन और गुड्स, अच्छा ये भी इसमें आता है, इन्विटेशन टू ऑफर। बिड्स इन एन ऑक्शन से, सर एक मिनट, वहां पे भी क्या लिखा है सर? बिड्स ही लिखा है इन लोगों ने। सर बिड्स भी किस में जाएगा, ये किस में जाएगा? इन्विटेशन में जाएगा। नहीं मुन्ना, उसमें नहीं जाता वो। अरे भैया ऑक्शन जब होता है तो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। तुम वहां से बिड लगा रहे हो, जब तुम बिड लगा रहे हो तुम खुद का ऑफर दे रहे हो मुझे। दैट इज वाई शब्दों पे ध्यान देंगे। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑक्शन, ऑक्शन इज इन्विटेशन टू ऑफर ओनली। ये चीज मुझे आपको बेचना है, मैंने सब जगह से ये बनाया कि भाई बिडर आ जाओ, बोली लगाओ, ये होता है इन्विटेशन टू ऑफर। बट जब तुम बोली लगाओगे ना तो आप मुझे क्या दे रहे हो, ऑफर ही दे रहे हो ना। तो ये वही लिखा है, बिड्स इन ऑक्शन सेल इज व्हाट, ऑफर। चला चला लवकर। 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट सिक्वेंसर? बहुत बेसिक है सर, बालिश है, मालूम है हम लोगों को भाई, इसमें आपको गलती नहीं करने का है बॉस। पहले क्या होता है, ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ता है, कंसिडरेशन चेक करना पड़ता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट। आंसर ये है भाई। 58, द एक्सेप्शन टू रूल और स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू आर, इसको क्या बोलते हैं? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर एक मिनट, ये क्या है इसका मतलब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का? अरे अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू बट अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन इज वैलिड। इसका एक्सेप्शन बोला है, पता है क्या? वो बेनिफिशियरी, वो ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, ये सब कुछ आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। इन इंडियन लॉ कंसिडरेशन मस्ट move deserve the promisor if it is done at the initial of third party or without deserve the promisor, it is called as what? Consideration. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट सेक्शन क्या है इसका? सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज डी, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? चलो भैया, void agreements are always illegal, this is not correct. Illegal agreements are voidable, किसने बोला? Illegal agreements can be ratified by the parties. Who told? Illegal agreements are always void. Yes, इसलिए एक सेंटेंस ली थी मैंने लास्ट टाइम मैराथन में। All illegal agreements are void, but all void are not illegal. सर void illegal में फर्क क्या है? illegal में हमको पनिशमेंट मिलता है, समझ में आ रहा है? जो लॉ फॉरबिड करता है। चलो, अरे भैया, बी हैविंग डिस्कवर अ वीन ऑफ ओर ऑन द एस्टेट ऑफ ए अडॉप्ट्स मीन्स टू कंसील। जैसे ये वर्ड आता है ना कंसील, आपके दिमाग में एक ही चीज फुटना चाहिए, और वो क्या है? जब आप कुछ चीज छुपाते हो, कंसील करते हो, तो इसमें क्या हुआ है? तो ए मतलब बी को कुछ चीजें मिली ए के एस्टेट पे, कुछ मिनरल वगैरह मिला, और वो क्या करता है? जहां के छुपाता है वो एक बात। द एग्जिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम ए ओइंग टू एज इग्नोरेंस बी इज अनेबल टू बाय द एस्टेट लोअर प्राइस। मतलब उसको ही पता नहीं है कि उसके जमीन में क्या है, और दूसरे को समझ में आता है अरे इसके जमीन बहुत कुछ भारी है, और ये क्या करता है? उसको लो प्राइस में करता है। ये क्या भाई? ये क्या है? इट इज व्हाट? फ्रॉड। एंड फ्रॉड एज इन व्हाट? अगर फ्रॉड है तो क्या है वो? वॉइडेबल है। CUFM ये सब भी किस में जाता है? वॉइडेबल में जाता है, वॉइडेबल में जाता है भाई। विच ऑन द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट इज फॉल्स इन कनेक्शन विद कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट? सेक्शन नंबर से शुरू करेंगे अपन, सेक्शन नंबर से। क्या है सेक्शन नंबर? सर सेक्शन नंबर इज 31। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक इवेंट होता है, और इवेंट हमेशा सेकेंडरी होता है, कोलैटरल होता है, जो हो भी सकता है, जो हो नहीं भी सकता है। इवेंट मस्ट बी कोलैटरल, बराबर है। इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, ये भी बराबर है। इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल ऑफ द प्रॉमिसर, इसमें क्या है? विच इज फॉल्स लिखा है। सर ये तो ट्रू लग रहा है हमको, तो ये भी ट्रू लग रहा है, तो ये भी ट्रू लग रहा है। आंसर इज व्हाट? नन ऑफ द अबव। हु इज लाइबल फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर? ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली उसका प्रॉपर्टी, पर्सनल लाइबिलिटी है क्या भाई? माइनर के लिए नहीं है। अ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड बाय परफॉर्मेंस, यस। By breach, yes. By agreement and novation, yes. So what is novation? Substitution. आपने मुझे पैसा दिया था 1 लाख रुपए, मैं आपको 1 लाख देने वाला था, बट मैच्योरिटी डेट पे मेरे पास पैसा नहीं था,
तो मेरा एक फ्रेंड बोला कि भाई मैं देता हूं पैसा, तो सब्स्टिट्यूट किया नाम, तो मुझे एक बताएंगे कि आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया क्या? यस, तो वही लिखा उन लोगों ने। चलो चलो 65, when the parties to a contract have agreed that a certain sum of money will be paid in case of breach of contract, the court will ensure that। देखो भाई साहब, जब भी कुछ ब्रीच होता है तो कोर्ट हमेशा एक चीज देखता है कि उनको आपको रीजनेबल कॉम्पेंसेशन देना होता है। दे विल नॉट गिव यू समथिंग वेरी बिग, दे विल अंडरस्टैंड द केस। हाँ बाबा, इसने तोड़ा है, कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो आपको पेनल्टी अमाउंट नहीं देंगे, वो आपको छोटा सा अमाउंट देंगे। वो रीजनेबल कॉम्पेंसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट स्टिपुलेटेड एज अवॉर्डेड। अरे ये भारी वाला पॉइंट है, शायद से आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया रहेगा तो। ऑफ फॉरेनर, क्या ना फॉरेनर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? सर पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कहां पे भी नहीं आया कि जहां पे ऐसा लिखा है उन लोगों ने, बिकॉज सर डिसक्वालिफाइड के पर्सन में इस बंदे का तो नाम नहीं है फॉरेनर का। मुझे बताओ कभी भी इसका नाम आया क्या फॉरेनर का? सर नहीं। इसका मतलब है कैन ही एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? सर यस, बट उसको कौन से कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे? 11 के। सर क्या कंडीशन है 11 के? अरे ही शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड, ही शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट। अगर वो है तो फॉरेनर एंटर नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट में, बट नॉर्मली यहां से कर सकते, नो प्रॉब्लम। क्रॉस ऑफर डज नॉट कंस्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर इज नो एक्सेप्टेंस। व्हाट इज क्रॉस ऑफर? आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू, यू वॉन्ट टू परचेज माई कार, दोनों ने एक दूसरे को ऑफर दिया। अरे भाई फिर एक्सेप्ट कौन करेगा? समझा? द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अरे बहुत भारी रे, सेक्शन नंबर 4, ध्यान दो। सर क्या है ये पॉइंट? क्या पॉइंट क्या बताएंगे सर? आप मुझे बताओ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है? व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ अदर पर्सन। पहले मैं आपको ऑफर का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, फिर मैं एक्सेप्टेंस का देता हूं, ठीक है? लेट अस से ए एंड बी, ध्यान देंगे, वो क्वेश्चन पे आऊंगा मैं, पहले कंसेप्ट सुनो। सर 10 जून 24 को ए ने पोस्ट से ऑफर दिया बी को, बी को वो ऑफर पहुंचा, 15 जून को ऑफर पहुंचा, और 16 जून को बी ने एक्चुअल में उसका पोस्ट का लेटर पढ़ा। व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफर कंप्लीट? आपको 3 डेट दिए जाएंगे, आंसर क्या रहेगा आपका? 16th of June, सिंपल। ओके, ये आपका हो गया कंसेप्ट कौन सा? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का। नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सुनो। सर यही एग्जांपल आगे कंटिन्यू करते हैं अपन, सुनो सुनो सुनो, यही कंटिन्यू करता हूं मैं आगे। सर 16 तारीख को बी ने पढ़ा, 17 जून 24 को इसने इसका एक्सेप्टेंस दिया, जाके लाल डब्बे में डाल दिया पोस्ट ऑफिस में। ओके ओके सर, ओके। अभी वो पहुंचा ए को 20 जून 24 को, और ए ने कब पढ़ा उसको? 24 जून 24 को पढ़ा। यू टेल मी व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट? भैया इसमें 2 एंगल आते हैं, एक इसके एंगल से कब कंप्लीट हुआ और इसके एंगल से। बहुत इजी है, इसके एंगल से कब कंप्लीट हुआ मुझे बताओ। सर जब ये बंदा पढ़ेगा, जब वो पढ़ेगा ना, तब उसके एंगल से कंप्लीट हुआ है। और मुझे एक बताएंगे आप प्लीज, इसके एंगल से कब कंप्लीट हुआ? ए के एंगल से। सर बहुत सिंपल है, जब इसने जाके वो डब्बे में डाला ना, इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, सो ही कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट टू विथड्रॉ द सेम। एक बार वो डब्बे में क्या हो के वापस घुसेगा क्या अंदर निकालने को? नहीं पॉसिबल है सर, हाउ इट इज पॉसिबल? सो ए के एंगल से कब कंप्लीट हुआ है? 17 जून को। अभी आप मुझे बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अभी मुझे एक बताएंगे, एक्सेप्टर कौन है? अरे वही है ना वो बी वाला। तो व्हाट इज द व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द प्रपोज? जब वो पढ़ेगा 24 जून 24। चलो नेक्स्ट। अभी ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन समझने का कोशिश करो पहले। अ कॉन्ट्रैक्टर हैड टू सप्लाई द आर्मी चारपॉइज इन सर्टेन क्वांटिटीज। व्हाट इज मीन चारपॉइज? चारपॉइज का मतलब वो ये होता है बेड, बेड रहता ना अपना, वो सुतरी का बेड होता है, ओके, आर्मीज के लिए होता है, ओके। तो पलंग बेसिकली। तो कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था कि भाई तुझे वो चारपॉइज देने का आर्मी को, वो भी कैसे देने का है? इंस्टॉलमेंट में देने का है, पूरा लॉट में एकदम नहीं चाहिए अपने को। He failed to supply the number and even after that breach, मतलब he did not supply the concerned quantity during that time। खत्म हो गया, ब्रीच हो गया भाई। बट इस भाई साहब ने वो ब्रीच होने के बावजूद भी आर्मी को क्या दे दिया? चारपॉइज डिलीवर हो गए।
मीनवाइल आर्मी लोग ने क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिए थे ऑर्डर, ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। तो मुझे बताओ ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, डजंट मेक एनी सेंस कि तुमने वापस दिया है, ये क्या माना जाएगा भाई, सब कुछ void। द आंसर इज व्हाट, void। समझ में आ रहा है आपको? चलो 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 नेक्स्ट। अ वैलिड कंसेशन इंक्लूड्स व्हाट? सर ऑल ऑफ द अबव, सिंपल है, सब कुछ उसमें सब कंसेशन आते हैं ना। इन इंडिया अ पर्सन हु इज अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज व्हाट? अभी तो मैंने बोला ना प्रिमिटिव कॉन्ट्रैक्ट। अ पर्सन हु इज अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज अ पार्टी, कैन नॉट सू द कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंड्स ऑन द पार्टी, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंस। आप मुझे एक चीज बताएंगे, a stranger to a contract cannot sue, but a stranger to a consideration is what? Valid, can sue on the contract if he is a party. Okay, threatening to commit certain acts forbidden by IPC। सर जैसे ही IPC आता है सेक्शन 15 दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, और वो क्या है, वो क्या है, कोर्शन। कोर्शन है क्या ऑप्शन? यहाँ पे ऑप्शन है कोर्शन का। A while filling up the insurance application states his age to be as 25, believing it to be true। मतलब उसको क्या लगता है उसका खुद का एज कितना 25 है, एक्चुअल में उसका एज कितना है 27 है, बट उसको लगा उसका एज है, उसने कुछ इंटेंशन उसका ये नहीं था, और इसके लिए क्या हो गया, उसका जो प्रीमियम है वो अमाउंट कम हो गया। अभी आप मुझे बताएंगे ये फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन? सर ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। अगर वहां पे ऐसा बोल रहा था ना एक्टिव कंसीलमेंट, पर्पसफुली, इंटेंशनली, तो आप वो किस में डालते हैं, फिर फ्रॉड में डालते हैं। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय हिज हाउस फॉर हाउ मच? 50,000। ओके सर, इफ इज एबल टू सिक्योर अ बैंक लोन फॉर दैट अमाउंट द कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? सर एक चीज मुझे बताएंगे, यहां पे ऐसा लिखा है A makes a contract with B to buy his house for 50,000 if he is able to secure a bank loan for that amount। Now you tell me, can I say this is void for B? ये ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? देखो ना, ये B का कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है कि मैं आपका घर कितने के लूंगा, 50। If he is able to secure a bank loan, अगर बैंक लोन मिलेगा तो ही मैं करूंगा। भाई ऐसा नहीं होता है, समझ में आ रहा है? It is a void for vagueness। Next 75। ऑर्डिनरी डैमेजेस विल बी अवॉर्डेड इन केसेस वेयर? सर दो डैमेज बहुत है यार, ऑर्डिनरी है, स्पेशल है, विंडिक्टिव है, प्रीफिक्स डैमेज है। सर ऑर्डिनरी कब मिलते हैं आपको? ऑर्डिनरी तभी मिलते हैं व्हेन इट इज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर कौन सा आता है? व्हाट इज द आंसर टू दिस? इसका आंसर आपका आएगा द लॉस नेचुरली flows from the breach of contract, जो नॉर्मली आपको वही आपको मिलेगा। नेक्स्ट, which one of the following statement is true in connection with the quasi contract, जो अपन ऊपर किया ऑलरेडी। सर quasi का मतलब it resembles a contract, ठीक है? So it is imposed by law, it is revoking contract, it cannot be claimed arise out of agreement, वो तो नहीं है, it is imposed by law। Each party to a contract is bound after parties have made due performance, the contract comes to an end। In such a case, the contract is said to be discharged by breach, by impossibility, by agreement। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस का पार्ट लिखा, तो by performance of the contract। Communication of acceptance is not necessary when what? By performance of condition the offer by the offering, by acceptance of consideration by the offering, by acceptance of benefit service by the offering। यहाँ पे क्या लिखा है देखो कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब जरूरी नहीं है? बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ द ऑफर बाय, जब उसने सब कुछ किया ऑलरेडी। इफ यू हैज डन एवरीथिंग देन व्हाई ही नीड टू टेल यू? तो ये आपका फर्स्ट हो गया। बाय द एक्सेप्टेंस, जो आपने बोला उसने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर दिया, एंड बाय एक्सेप्टेंस ऑफ बेनिफिट बाय द ऑफर। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अ प्रॉमिस इज व्हाट? सर अ प्रॉमिस इज नथिंग बट अ कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंशन डू समथिंग, अ प्रपोजल व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड, अ जेंटलमैन्स वर्ड, स्टेटमेंट ऑन ओथ। पहले एक बताएंगे प्रॉमिस का ये क्या था, सेक्शन नंबर। सर इसका सेक्शन नंबर है सेक्शन 2 क्लॉज बी। जब आप कुछ प्रॉमिस करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रॉमिस? इट इज अ कमिटमेंट। ओके, प्लीज समझिए, अ प्रपोजल व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स अ प्रॉमिस। कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट बिकम्स वॉइड व्हेन सच इवेंट। ये भी बहुत भारी क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 80 वाला क्वेश्चन। क्या लिखा है देखो,
कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर अनसर्टन इवेंट बिकम्स वॉइड। देखो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें हो सकती है या कुछ चीजें नहीं भी हो सकती है। एक कंसेप्ट है आपके यहाँ पे एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्टिंजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। अगर नॉन हैपनिंग लिखा है, ये वॉइड कब बनेगा भैया, जब वो हो जाएगा। अगर वो हो जाता है तो ये वॉइड होगा, बिकॉज आपने ऐसा बोला है कि यहाँ पे नॉन हैपनिंग, अगर वो नहीं होता है ना देन इट इज वैलिड। यहाँ पे क्या लिखा है, वॉइड लिखा है, तो वॉइड के लिए वो हैपन होना चाहिए। ये आपने ऑलरेडी किया है क्वेश्चन। और फाइंडर ऑफ गुड्स कैन सेल द गुड्स इफ द गुड्स आर पेरिशेबल। ऑब्वियसली अगर गुड्स का पेरिशेबल है तो वो रुकेगा नहीं, किसके लिए, वो जल्दी इमीडिएटली बेच देगा। लेंडिंग मनी, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लेंडिंग मनी टू अ बोरोवर एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द मनी मार्केट इज टाइट रेंडर्स द एग्रीमेंट ऑफ लोन। सर ये तो बहुत नाइंसाफी है सर, ये इसने जानबूझ के हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है। बट बॉस यहां पे क्या लिखा है, व्हेन द मार्केट इज टाइट, जब कोई पैसा नहीं दे रहा था उसके बावजूद भी उसने आपको पैसा दिया, तो थोड़ा फर्क तो क्या करेगा, रेट बढ़ाएगा ना। देन कैन आई से वन थिंग, इज इट वैलिड? यस इट इज वैलिड। इन केस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन विद द प्रोमिसर डाइज बिफोर द परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्म करने से पहले यही मर गया प्रोमिसर, तो क्या आप उसके एलआर से काम करवा सकते हो? सर चलेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, बट वो पर्सनल नहीं होना चाहिए, पर्सनल क्वालिफिकेशन। द एलआर ऑफ द प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस प्रोवाइडेड इट इज नॉट ऑफ व्हाट, पर्सनल। ओके। A minor can be appointed as agent. Yes sir, a minor can be appointed as agent. Having said that, personal liability आना नहीं चाहिए उसमें। Mr. A delivers a basket of mangoes to B, mistaking him to be of Mr. C, to be Mr. C, and Mr. B consumes. क्या Mr. B को पता है कि वो मैंगोज अपने नहीं है? क्या उसको पता है ये फ्री में नहीं, इसके लिए पैसा देना पड़ेगा? हाँ उसको पता है सब कुछ, फिर भी उसने क्या क्या कंज्यूम किया। तो आप मुझे बताओ, इज ही लाइबल टू पे द कॉम्पेंसेशन? Sir, yes. Mr. B is bound to pay compensation to Mr. A for the value of the mango. Yes. Agreement for which concession is inadequate is what? Valid. अरे भैया वो ये बात कर रहे हैं, अगर सुनो मेरी बात, ये A का घर है, ये B को बेचने का है, घर का प्राइस 10 लाख रुपए, और A ने क्या बोला उन्होंने, क्या B को, मैं तुझे 1 लाख में भी रेडी हूं देने के लिए, मुझे बताओ क्या चलेगा? हाँ सर चलेगा। अगर ए को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बी ने कोर्शन नहीं किया है कुछ, तो ये प्रॉपर एग्रीमेंट है, तो ये चलेगा, ये वैलिड है। सो व्हेन इज इनएडिक्वेसी आल्सो इट कैन बी वैलिड। मिस्टर ए प्रॉमिसेस टू राइटिंग अ पे टू टाइम बाउंड डेट, दिस इज व्हाट, एनफोर्सेबल। अरे भैया 3 साल हो गया है, लॉ ऑफ लिमिटेशन, आपका डेट टाइम बाउंड हो गया है, बट फिर भी सामने वाला व्यक्ति 3 साल के बाद आपके पास आता और क्या बोलता है, कोई बात नहीं यार मैंने आपके साथ बुरा किया, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं जो आपका डेट जो मैंने आपको क्या किया है वो डुबाया है ना, मैं देता हूं। तो क्या आप बाद में एनफोर्स कर सकते हो कि अगर उसने नहीं किया तो? यस सर कर सकते हो। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया सेक्शन 4 वाला पॉइंट। फॉर कम्युनिकेशन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन thereof in this relation, which one of the following is not correct? Communication of offer is complete when it reaches the offeree. Revocation of acceptance is complete when acceptance is posted in favor of proposer. A proposal may be revoked at any time before the communication of acceptance. An acceptance may be revoked any time before the communication of acceptance. अभी इसमें correct नहीं पूछा है, not correct पूछा है। Acceptance may be revoked any time before the communication of acceptance. मुझे बताओ, मुझे एक चीज बताओ रे, क्या पहले वाला करेक्ट है? हाँ सर करेक्ट है, करेक्ट है सर। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड इन फेवर ऑफ प्रपोजल। सर यस सर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है सर। अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। सर ये भी ट्रू है। बच्चा एक क्या है, एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। मुझे बताओ इज दिस करेक्ट? सर नो दिस इज नॉट करेक्ट। हाउ कैन यू रिवोक योर एक्सेप्टेंस? यहां पे क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्ट। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट एक मिनट यहां पे लेता हूं मैं ये। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडरेशन इज डैश, मोटिव फॉर एनी प्रॉमिस, नेक्स्ट प्राइस फॉर एनी प्रॉमिस, ओनली मॉडल ऑब्लिगेशन, ये तो नहीं है ऑब्वियसली, मोटिव भी नहीं है, प्राइस बराबर है,
समथिंग वैल्यू भी बराबर है, 2 and 4 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट डिस्क्वालिफाइड, ये डिस्क्वालिफाइड है, ये डिस्क्वालिफाइड है, ये डिस्क्वालिफाइड है, आंसर इज व्हाट, नन ऑफ द अबव। ए गिव्स अ रिकॉग्निज, व्हाट इज रिकॉग्निज, रिकॉग्निज एक बॉन्ड होता है कि जहां पे भाई मैं आऊंगा वहां पे, ऐसा ही, इट्स अ ओथ बेसिकली, शपथ। बाइंडिंग हिम अ पेनल्टी ऑफ 500 टू अपीयर इन द कोर्ट ऑन अ सर्टेन डे, मतलब एक बंदा दूसरे को खुद ही बोलता है कि अगर मैं उस दिन नहीं आया तो मैं आपको 500 दूंगा, और बाद में वो क्या कर देता है, बाद में वो पलट जाता है, वो फॉरफिट करता है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ही इज लाइबल टू पे द होल पेनल्टी। A dealing in baby foods sent samples by train for being exhibited at a consumer product show, which fact was known to the railway company. The goods reached the destination after the show was over. A sued the railway company for damages. A will be entitled to what? क्या मुझे बताओ, इसने ये सब कुछ बोला था, ए ने क्लियर कट बोला था कि भाई मेरा शो होने वाला है, टाइम पे जाना चाहिए, गया क्या, तो कैन यू रिकवर स्पेशल डैमेज? यस सर। स्पेशल डैमेज और ऑर्डर में फर्क क्या है? स्पेशल डैमेज अब तभी ले सकते हो जब तुमने सामने वाले को नोटिस दिया कि तेरी वजह से अगर तू गलती करता है तो मुझे इतना इतना नुकसान और होने वाला है, देन कैन यू रिकवर इट फ्रॉम हिम? यस सर, रिकवर कर सकते हैं। फॉर द एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जब मैं कुछ चीज एक्सेप्ट करता हूं इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, इट शुड नॉट बी एनी कंडीशन। ये तो बहुत 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 भारी क्वेश्चन है। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसेशन इज वॉइड, सर ये पता है आपने को, पर नीचे अभी देखो क्या पूछा है, यहां पे क्या पूछे, सेक्शंस पूछे यहां पे पूरे। आपको एक चीज बताओ क्या, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसेशन इज वॉइड कहां पे लिखा है पता है क्या, ये लिखा है सेक्शन 25 में, और 25, 1, 2, 3 ये सब क्या है पता है, ये सब एक्सेप्शंस है, तो यहां पे एक भी नहीं है, नन ऑफ द क्लॉजेस इन सेक्शन 25, दैट इज द आंसर। तो 25 भी वो बात करता है। द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ। अरे मुझे बताओ कि आप एक एक्सक्यूज ले सकते हो क्या रे कि मुझे भारतीय लॉ ही पता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। कैन यू टेक एक्सक्यूज ऑफ अ फॉरेन लॉ? यस सर, वो ले सकते हैं, बट यहां पे नहीं, योर कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी अफेक्टेड। Quasi contract are those which are what? Resembling. If the performance of contract becomes impossible because subject matter of contract cease to exist, neither party is liable. देखो भाई साहब, अगर वो घोड़े का एग्जांपल है, आपको पता ही नहीं है ना, वो घोड़ा मर गया है, आपको पता नहीं, उसको पता नहीं है, तो neither party is liable. अगर एक कोई पता रहेगा तो voidable बन जाएगा वो। Which of the following statement is true? The collateral event is contingent. The collateral may be, भाई certainly वो आंसर नहीं, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। मेन इवेंट शुड बी कॉन्टिंजेंट, ये भी रॉन्ग है। व्हाट इज राइट? द कोलैटरल इवेंट इज कॉन्टिंजेंट। ओके, और लास्ट, ए प्रोमिसेस बी टू पे 100 इफ इट रेन्स ऑन मंडे एंड बी प्रोमिसेस टू पे 100 इफ इट डज नॉट रेन ऑन मंडे, दिस एग्रीमेंट इज व्हाट? अरे यार, ये कौन सा एग्रीमेंट है भाई, कौन सा एग्रीमेंट है? ये वेजरिंग अग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट कौन सा है? दिस इज अ वेजरिंग अग्रीमेंट। ओके, सो वी हैव डन 100 क्वेश्चंस। अब इसका एक काम कर सकते हो, इसका प्रिंट आउट मार के रखो। इससे क्या होगा, जिस दिन आपका एग्जाम है संडे को, आप सुबह उठ के यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑल द एमसीक्यूज। अगर कोई चैप्टर वाइज का चैप्टर वाइज कर सकते हो, ठीक है, जस्ट गो थ्रू दैट, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मुझे कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना है एंड कौन सा क्वेश्चन ऐसा कि जहां पे मुझे वो टिक करना है आंसर। फॉर एग्जाम्पल वो इन्विटेशन टू ऑफर वाले क्वेश्चन। ओके, चलो ओके, बाकी के वीडियोज भी आप वो भी चेक कर लेना एक बार। सिला गुस्सैक का भी है, नेगोशिएबल का भी है, कम्युनिकेशन का है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी है। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच।